सन 1971 दिसंबर का महीना और बंगाल की खाड़ी की वो काली ठंडी रातें जो आज भी भारतीय नौसेना के इतिहास में सबसे रहस्यमयी रातों में गिनी जाती हैं। एक तरफ था भारत जो एक ऐसी जंग लड़ रहा था जो सिर्फ जमीन पर नहीं समुद्र की गहराइयों में भी लड़ी जा रही थी, और दूसरी तरफ था पाकिस्तान जिसने समुद्र के अंदर एक ऐसा हथियार छोड़ा था जो चुपचाप बिना किसी आवाज के अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था। उस हथियार का नाम था PNS गाजी और उसका एक ही मकसद था, भारत के सबसे बड़े युद्धपोत INS विक्रांत को समुद्र की तलहटी में दफना देना। लेकिन उस रात जो हुआ वो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था, वो भारतीय नौसेना ने सोचा भी नहीं था, और सच कहूं तो शायद खुद गाजी के कैप्टन ने भी नहीं सोचा था। आज मैं तुम्हें उस पूरी रात की कहानी सुनाने वाला हूं, एक एक पल, एक एक सांस के साथ। और इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एक ऐसा सवाल जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। बात करते हैं 1971 की। पूरा उपमहाद्वीप एक भयानक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वहां की जनता पाकिस्तानी फौज के जुल्म से तंग आ चुकी थी। लाखों लोग भारत की तरफ भाग रहे थे और भारत जो ये सब देख रहा था वो चुप नहीं रह सकता था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए चाहे जमीन से जाओ चाहे समुद्र से, पाकिस्तान की फौज हर तरफ मौजूद थी, और समुद्र के रास्ते से पूर्वी पाकिस्तान की मदद करना तो और भी मुश्किल था क्योंकि वहां के बंदरगाहों पर पाकिस्तानी नौसेना का कब्जा था। तो भारत ने क्या किया? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। इसका नाम था ऑपरेशन एक्स। इस ऑपरेशन में भारत ने मुक्ति वाहिनी के कमांडो को एक खास हथियार चलाना सिखाया जिसे कहते हैं मैग्नेटिक लिम्पीट माइन। ये एक ऐसी माइन होती है जो किसी जहाज की तली से चुंबक की तरह चिपक जाती है और फिर एक तय वक्त पर धमाका। सोचो जरा, ये कमांडो रात के अंधेरे में ठंडे पानी में तैरते हुए चुपचाप पाकिस्तानी जहाजों के नीचे जाते थे। न कोई आवाज न कोई निशान, बस एक माइन चिपकाई और वापस गायब। और कुछ घंटों बाद पाकिस्तान का एक और जहाज समुद्र की तलहटी में। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। बंदरगाहों पर उनके जहाज डूब रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन पाकिस्तान भी बैठा नहीं था। पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार था जो भारत की पूरी रणनीति को एक झटके में तबाह कर सकता था। एक ऐसा हथियार जो समुद्र की गहराइयों में छुपकर चलता था, जिसे न रडार पकड़ सकता था न कोई देख सकता था। वो हथियार था PNS गाजी। और इस पनडुब्बी की कहानी शुरू होती है अमेरिका से। जी हां, गाजी असल में एक अमेरिकी पनडुब्बी थी। इसका असली नाम था USS डियाब्लो यानी शैतान। द्वितीय विश्व युद्ध में बनी ये पनडुब्बी अमेरिकी नौसेना की सेवा में रही और बाद में पाकिस्तान को दे दी गई। पाकिस्तान ने इसका नाम रखा गाजी यानी धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा। गाजी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली पनडुब्बी थी। इसमें 10 टॉर्पीडो ट्यूबर्स थीं और एक भी टॉर्पीडो किसी भी जहाज को पल भर में खत्म कर सकता था। और पाकिस्तान ने इसे एक मिशन पर भेजा जो अगर सफल हो जाता तो शायद 1971 की जंग का नतीजा कुछ और होता। वो मिशन था INS विक्रांत को डुबो देना। अब तुम सोच रहे होगे ये विक्रांत इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? विक्रांत भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था, यानी एक उड़ता हुआ किला जो समुद्र पर तैरता है। इस पर लड़ाकू विमान तैनात थे। बंगाल की खाड़ी में विक्रांत की मौजूदगी का मतलब था पूर्वी पाकिस्तान के समुद्री रास्ते पूरी तरह भारत के कंट्रोल में। पाकिस्तान न कोई जहाज भेज सकता था न कोई मदद पहुंचा सकता था। अगर विक्रांत डूब जाता तो पूरी घेराबंदी टूट जाती, पाकिस्तान को अपनी फौज तक रसद पहुंचाने का रास्ता मिल जाता और जंग का पलड़ा पलट सकता था। इसीलिए गाजी को भेजा गया था। नवंबर 1971 के आखिरी दिनों में जब ऊपर आसमान में बादल थे और समुद्र में लहरें उठ रही थीं, गाजी चुपचाप कराची बंदरगाह से निकली। उसके कैप्टन थे कमांडर जफर मोहम्मद खान।
एक अनुभवी, शांत और बेहद चालाक अफसर। उन्हें पता था कि यह मिशन आसान नहीं है। हजारों किलोमीटर का सफर अरब सागर से होते हुए श्रीलंका के नीचे से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी तक, और वो भी बिना किसी को भनक लगे। लेकिन भारतीय नौसेना की आंखें और कान हर जगह थे। विशाखापत्तनम में भारतीय नेवल इंटेलिजेंस के अफसर अपनी स्क्रीनों पर नजरें गड़ाए बैठे थे। उनके पास था रेडियो डायरेक्शन फाइंडर। ये एक ऐसी तकनीक थी जो दुश्मन की पनडुब्बी के रेडियो सिग्नल्स को पकड़ सकती थी, चाहे वो कितने भी छोटे और कोडेड क्यों ना हो। और उन्होंने कुछ पकड़ा, कुछ बेहद हल्के, कुछ बेहद गुप्त रेडियो संदेश जो समुद्र की गहराइयों से आ रहे थे। वो गाजी थी। अब यहां वो इंसान आता है जिसने इस पूरी कहानी को एक अलग मोड़ दे दिया। वाइस एडमिरल एन कृष्णन, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख, एक ऐसे अफसर जो किताबों से नहीं दिमाग से लड़ते थे। जब उन्हें पता चला कि गाजी बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो चुकी है, तो उन्होंने जो किया वो किसी शतरंज के उस्ताद की चाल से कम नहीं था। उन्होंने एक जाल बिछाया, और वो जाल इतना चालाक था कि गाजी उसमें फंसती चली गई, बिना जाने बिना समझे। वो जाल क्या था, गाजी ने उसमें कैसे कदम रखा, और उस रात 3 दिसंबर को आखिर हुआ क्या, जब समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। ये सब जानने के लिए बने रहो, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है, और मैं वादा करता हूं आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलो वापस चलते हैं उस कमरे में, विशाखापत्तनम के नेवल हेडक्वार्टर में, जहां वाइस एडमिरल कृष्णन अपने नक्शे के सामने खड़े हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। गाजी आ रही है और वो विक्रांत को ढूंढ रही है। अगर गाजी को विक्रांत मिल गया तो खेल खत्म। भारत का सबसे कीमती जहाज, हजारों नाविकों की जान और पूरी जंग की रणनीति, सब कुछ एक पल में तबाह। तो कृष्णन ने सोचा, अगर गाजी विक्रांत को ढूंढ रही है तो क्यों ना हम उसे गलत जगह ढूंढने पर मजबूर कर दें। और यहां से शुरू हुआ वो खेल जो शायद नौसेना के इतिहास में सबसे शानदार धोखे के रूप में याद किया जाएगा। कृष्णन ने पहला काम ये किया, विक्रांत को विशाखापत्तनम से हटाया। उसे भेज दिया गया एक ऐसी जगह जिसका नाम था पोर्ट एक्स रे। अंडमान द्वीपों के पास एक गुप्त लंगरगाह। वहां विक्रांत छुपा था, सुरक्षित, शांत और पाकिस्तान की किसी भी नजर से दूर। लेकिन सिर्फ विक्रांत को हटाना काफी नहीं था, क्योंकि अगर गाजी को यह भनक लग जाती कि विक्रांत विशाखापत्तनम में नहीं है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ती, और खुले समुद्र में विक्रांत को खोजना गाजी के लिए नामुमकिन नहीं था। तो कृष्णन ने दूसरा काम किया। उन्होंने गाजी को यह यकीन दिलाया कि विक्रांत अभी भी विशाखापत्तनम में ही है। कैसे? पहला तरीका था रेडियो संदेश। भारतीय नौसेना ने जानबूझकर ऐसे रेडियो संदेश प्रसारित करने शुरू किए जो विक्रांत से जुड़े थे। उसके रूटीन ऑपरेशंस, उसके मूवमेंट्स, सब कुछ ऐसे बताया जैसे विक्रांत विशाखापत्तनम के पास ही है। और दूसरा तरीका, यह सुनकर तुम हंसोगे भी और हैरान भी होगे, कृष्णन ने विशाखापत्तनम के बाजारों में भारी मात्रा में राशन, सब्जियां और खाने पीने का सामान मंगवाया। इतना सामान जो सिर्फ एक बड़े जहाज के लिए ही जरूरी हो सकता था। सोचो जरा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंट जो विशाखापत्तनम में थे वो ये देख रहे थे, और उनके दिमाग में एक ही ख्याल आया, इतना राशन, जरूर विक्रांत यही है। ये एक ऐसा जाल था जो सब्जियों से बना था, और गाजी उसमें फंस गई। गाजी धीरे धीरे सतर्कता से विशाखापत्तनम के तट की तरफ बढ़ने लगी। उसके अंदर 93 जवान थे, सब अपनी अपनी जगह तैनात। टॉर्पीडो ट्यूब्स तैयार थीं, बस इंतजार था विक्रांत के दिखने का। लेकिन विक्रांत वहां था ही नहीं, और गाजी को यह पता नहीं था। अब जरा मेरे साथ उस पनडुब्बी के अंदर चलो, क्योंकि वो जो माहौल था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। पनडुब्बी के अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। कोई खिड़की नहीं, कोई ताजी हवा नहीं, बस धातु की दीवारें जो हर तरफ से दबाव झेल रही हैं, और उन दीवारों के बाहर समुद्र का असीमित ठंडा अंधेरा पानी। गाजी हफ्तों से समुद्र में थी, कराची से निकली थी, अरब सागर पार किया था, श्रीलंका के नीचे से गुजरी थी, और अब बंगाल की खाड़ी में थी।
इतने लंबे सफर में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे गिर रहा था। जवान थके हुए थे, लेकिन उनका जोश अभी भी बरकरार था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपने मिशन के बहुत करीब हैं। विक्रांत बस कुछ ही दूर होगा, यही सोच रहे थे वो, और ठीक यही सोच उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 2 दिसंबर 1971 की रात जब गाजी विशाखापत्तनम के तट के पास पहुंची तो वहां कुछ और था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। भारतीय नौसेना का एक जहाज INS मगर उस इलाके में था। ये कोई लड़ाकू जहाज नहीं था, ये एक लैंडिंग शिप था। लेकिन रात के अंधेरे में गाजी के सोनार पर यह एक बड़े जहाज की तरह दिखा, और गाजी ने जो किया वो उसकी तबाही की शुरुआत थी। मगर से बचने के लिए या शायद पकड़े जाने के डर से गाजी ने अचानक एक तेज गोता लगाया। इतना अचानक, इतना तेज कि पनडुब्बी का नियंत्रण एक पल के लिए बिगड़ा और वो समुद्र की तलहटी से टकराई। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाजी की टॉर्पीडो ट्यूब्स हिल गईं। उसके अंदर मौजूद हथियार अस्थिर हो गए, और एक बार जब किसी पनडुब्बी में हथियार अस्थिर हो जाएं, तो वो किसी बम से कम नहीं होती। गाजी अब एक चलती फिरती तबाही थी और उसे खुद नहीं पता था। अब आते हैं उस रात पर, 3 दिसंबर 1971। ये वही रात थी जब भारत पाकिस्तान के बीच आधिकारिक युद्ध शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया था, और उसी रात विशाखापत्तनम के तट के पास एक और खेल खेला जा रहा था। INS राजपूत ये भारतीय नौसेना का एक विध्वंसक था, यानी डिस्ट्रॉयर, और उस रात इसकी ड्यूटी थी विशाखापत्तनम के तटीय इलाके की निगरानी करना। इसके कैप्टन थे कमांडर इंद्र सिंह, और यहां मैं तुम्हें एक पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं। कमांडर इंद्र सिंह को पता था, या कम से कम शक था, कि इस इलाके में एक दुश्मन पनडुब्बी हो सकती है, और एक पनडुब्बी के सामने एक डिस्ट्रॉयर, चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर हो, हमेशा खतरे में होता है, क्योंकि पनडुब्बी देखती है डिस्ट्रॉयर को, लेकिन डिस्ट्रॉयर हमेशा पनडुब्बी को नहीं देख सकता। यह ऐसा था जैसे अंधेरे कमरे में कोई तुम्हें देख रहा हो और तुम्हें पता भी ना हो। लेकिन कमांडर इंद्र सिंह ने जो कहा वो आज भी भारतीय नौसेना के गलियारों में गूंजता है। उन्होंने अपने अफसरों से कहा, मैं वापस आऊं या ना आऊं, राजपूत जरूर वापस आएगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक ऐसे इंसान के शब्द थे जो जानता था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है, और फिर भी मुस्कुरा रहा था। 3 दिसंबर की आधी रात के करीब राजपूत अपने रूटीन पेट्रोल पर था। तभी कुछ हुआ। राजपूत के क्रू को समुद्र की सतह पर कुछ असामान्य हलचल महसूस हुई, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। समुद्र की लहरों से अलग एक अजीब सी हरकत। क्या ये गाजी थी? राजपूत के अफसरों ने अपने सोनार उपकरण चेक किए। कुछ संकेत मिले, धुंधले, अस्पष्ट, लेकिन थे जरूर। और कमांडर इंद्र सिंह ने फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया, डेप्थ चार्जेस तैयार करो। डेप्थ चार्जेस यानी गहराई में फटने वाले बम। ये ऐसे हथियार होते हैं जो समुद्र में फेंके जाते हैं और एक तय गहराई पर पहुंचकर फटते हैं। इनका मकसद होता है पानी के अंदर छुपी पनडुब्बी को तबाह करना। एक के बाद एक डेप्थ चार्जेस समुद्र में गिरे, और फिर एक धमाका, इतना जोरदार, इतना भयानक कि राजपूत का पूरा ढांचा हिल गया। समुद्र की सतह पर पानी ऊपर उछला, आसमान में एक रोशनी सी दिखी, और फिर सन्नाटा। वो सन्नाटा जो किसी तूफान के बाद आता है, वो सन्नाटा जो बताता है कि कुछ खत्म हो गया। PNS गाजी, पाकिस्तान की सबसे घातक पनडुब्बी, अपने 93 जवानों के साथ विशाखापत्तनम के तट से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र की तलहटी में जा चुकी थी, हमेशा के लिए। लेकिन रुको, क्योंकि यहां एक ऐसा सवाल है जो आज तक सुलझा नहीं है। गाजी को किसने डुबोया? क्या सच में राजपूत के डेप्थ चार्जेस ने गाजी को तबाह किया, या गाजी पहले से ही तलहटी से टकराने के बाद इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि वो खुद ही अंदर से फट गई, या फिर उसकी अपनी टॉर्पीडो जो तलहटी से टकराने के बाद अस्थिर हो चुकी थीं, उन्होंने ही उसे खत्म किया? इस रहस्य का जवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले ये जानो कि उस धमाके के बाद क्या हुआ।
अगर इस कहानी ने तुम्हें अब तक बांधे रखा है तो यकीन मानो ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर तुम इस तरह की असली, रोमांचक और अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की कहानियां तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगी। चलो वापस चलते हैं उस सुबह पर जब भारतीय नौसेना के गोताखोर पानी में उतरे। जब गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरे तो जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे दर्दनाक मंजर था। गाजी वहां थी, समुद्र की तलहटी में, पूरी तरह तबाह। उसका मलबा बिखरा पड़ा था और उस मलबे के बीच कुछ ऐसी चीजें थीं जो दिल को हिला देती हैं। रुकी हुई घड़ियां, जी हां, उन 93 जवानों की कलाई घड़ियां जो उसी पल रुक गई थीं जब गाजी डूबी थी। वो घड़ियां उन लोगों की आखिरी दास्तां बयां करती थीं जो अपने देश के लिए निकले थे और वापस नहीं आए। ये पल, ये मंजर मुझे हर बार सोचने पर मजबूर करता है। वो 93 जवान दुश्मन थे, लेकिन इंसान भी थे। उनके घर थे, उनके परिवार थे, उनके सपने थे, और वो सब उस एक रात में समुद्र की गहराइयों में खो गए। जंग किसी की जीत नहीं होती, जंग सिर्फ नुकसान होती है। बस ये तय होता है किसका नुकसान कम है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि गाजी के डूबने के बाद पाकिस्तानी नौसेना की कमर टूट गई। पाकिस्तान की बाकी पनडुब्बियां जो बंगाल की खाड़ी में आने की हिम्मत जुटा रही थीं, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। विक्रांत सुरक्षित रहा, बंगाल की खाड़ी पर भारत का दबदबा कायम रहा, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और उसी दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। और इस पूरी कहानी में गाजी का डूबना एक बहुत बड़ी कड़ी था। अब आता है वो सवाल जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे मन में छोड़ा था। गाजी को किसने डुबोया? भारतीय नौसेना का दावा है आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्जेस ने गाजी को तबाह किया, और ये आधिकारिक इतिहास है। राजपूत के कैप्टन इंद्र सिंह को इसके लिए सम्मानित किया गया। ये भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान कहता है गाजी किसी हमले से नहीं डूबी, वो एक दुर्घटना का शिकार हुई। उसकी अपनी माइंस या टॉर्पीडोज जो तलहटी से टकराने के बाद अस्थिर हो गई थीं, उन्होंने ही उसे खत्म किया। और कुछ स्वतंत्र इतिहासकार कहते हैं सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में है। शायद गाजी पहले से ही क्षतिग्रस्त थी, शायद वो पहले से ही खतरे में थी, और राजपूत के डेप्थ चार्जेस ने बस उस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन एक बात तय है, गाजी डूबी, और उसके साथ डूबी पाकिस्तान की वो उम्मीद जो विक्रांत को खत्म करके जंग का पलड़ा पलटना चाहती थी। ये कहानी सिर्फ एक पनडुब्बी की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस रणनीति की जो सब्जियों के ऑर्डर से शुरू हुई और एक पूरे देश की आजादी पर जाकर खत्म हुई। ये कहानी है उन जवानों की, दोनों तरफ के, जो अपने देश के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरे और वापस नहीं आए। और ये कहानी है उस एक इंसान की, कमांडर इंद्र सिंह की, जिसने कहा था मैं वापस आऊं या ना आऊं, और वो वापस आए अपनी जीत के साथ। 1971 की ये जंग सिर्फ तोपों और टैंकों की जंग नहीं थी, ये दिमाग की जंग थी, रणनीति की जंग थी। और उस जंग में भारत ने न सिर्फ जमीन पर, न सिर्फ आसमान में, बल्कि समुद्र की सबसे गहरी तहों में भी अपनी ताकत साबित की। पीएनएस गाजी आज भी विशाखापत्तनम के तट के पास समुद्र की तलहटी में है। वो मलबा, वो रुकी हुई घड़ियां, वो 93 जवानों की यादें सब वही हैं, खामोश, लेकिन इतिहास की किताबों में जिंदा। और अगर तुम कभी विशाखापत्तनम जाओ और समुद्र के किनारे खड़े होकर उन लहरों को देखो, तो एक पल के लिए सोचना कि इन्हीं लहरों के नीचे एक ऐसी कहानी दफन है जिसने एक देश की तकदीर बदल दी। और दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही अनसुनी, असली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लेकर आते रहते हैं।
और हां, अगली बार हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो 1971 की इस जंग से भी ज्यादा रहस्यमयी है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में आज तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला। एक ऐसा राज जो दशकों से बंद फाइलों में बंद है। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वो वीडियो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।